स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका। मैं इंजीनियर विजय कुमार अपने YouTube चैनल पर फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं। तो लो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के लगभग कुछ न्यूमेरिकल किए थे, तो उसका सेकंड पार्ट मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। तो इस वीडियो में फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो हम इसको NCERT के न्यूमेरिकल्स को लगभग समाप्त कर लेंगे। और दूसरा चैप्टर जैसा कि आपका थ्योरेटिकली शुरू हो गया है, तो उसके भी साथ साथ न्यूमेरिकल चलेंगे। तो आप यहाँ पर आके हमारे वीडियो को आप एकदम से देख सकते हैं 1 बाय 1, और मैं प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूँगा, जिससे आपको आसानी से वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसा कि ये ख़राब समय चल ही रहा है, तो इसमें एक माध्यम, एक तरीका, एक रास्ता मिला हमें, उस पर आपको हम दे रहे हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पहले यूनिट का इसका 8 न्यूमेरिकल हमने किया था। ठीक है दोस्तों, आज देखते हैं इस वीडियो में कितने न्यूमेरिकल कवर कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए, फिर से एक सवाल डिस्प्ले हो रहा है आपके बोर्ड पे, जो 1.9 सवाल है। 1.9 सवाल में क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। 1.9 सवाल में आपसे बोल रहा है, किसी निकाय में 2 आवेश QA 2.5 × 10⁻⁷ कूलम तथा QB -2.5 × 10⁻⁷ कूलम क्रमशः 2 बिंदु आवेश A इतना और B इतना पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। यानी कि आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे दिया है और आपसे पूछा कि नेट चार्ज कितना है और डाइपोल मोमेंट कितना है। नेट चार्ज कितना है एंड डाइपोल मोमेंट कितना है इस क्वेश्चन में दोस्तों। ठीक है, तो इसमें यही आपसे पूछा है कि नेट चार्ज कितना है, डाइपोल मोमेंट कितना है। देखिए, आइए समझते हैं इस वीडियो में क्या होगा। तो इस 1.9 सवाल में जैसा कि आपको सवाल एक 3D स्टाइल में दिया हुआ, तो हम लोग मान सकते हैं ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ये मेरा है QA और ये है मेरा QB और ये है ओरिजिन। तो दोस्तों, ओरिजिन है क्योंकि आपको डिस्टेंस 3D स्टाइल में दिए गए हैं। तो इसका चार्ज कितना था, तो ये है QA है 2.5 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है दोस्तों, 10⁻⁷ कूलम, और इतना ही इधर होगा माइनस में 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस इसमें आपको दोस्तों ए का जो कोऑर्डिनेट दिया है और जो बी का कोऑर्डिनेट दिया है हमें, तो उसे हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो XYZ की, तो यहाँ से आपको A और B का कोऑर्डिनेट दिया गया है। A का कोऑर्डिनेट है आपका 0,0,15 सेंटीमीटर और B का कोऑर्डिनेट है दोस्तों 0,0,-15 सेंटीमीटर। यानी आपके डिस्टेंस जो है, एक्चुअली में मैंने आपको बता रखा है, ओरिजिन अगर उधर लेते हैं डिस्टेंस तो प्लस, इधर लेंगे डिस्टेंस तो माइनस। तो इस हिसाब से हम इसको यहाँ पर QA दिखा देते हैं, जो कि माइनस प्लस चार्ज है, और QB यहाँ दिखा देते हैं, जो कि माइनस चार्ज है। ठीक है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज के। यहाँ पे हमको मेनली डिस्टेंस देखना, डिस्टेंस ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। अब ये एक XYZ प्लेन है, दिखाने के लिए कोऑर्डिनेट ऐसे दिया है। अगर आपसे पूछा है कि सिस्टम पे नेट चार्ज कितना हो, तो आप जानते हैं किसी भी डाइपोल पे जितना धनावेश और जितना ऋणावेश, यानी टोटल चार्ज मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन है दोस्तों QA बराबर 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, और QB क्या है, तो ये है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम। जैसे पूछा है हमसे कि नेट चार्ज क्या है,
कुल आवेश कितना है दोस्तों। तो नेट चार्ज की बात करें हम लोग किसी डाइपोल के लिए, तो वो आप जानते हैं कि क्या होता है, टोटल चार्ज का जोड़ QA प्लस QB, और आप जानते हैं 2.5 10⁻⁷ कूलम और प्लस 2.5 10⁻⁷ कूलम, दोनों जोड़िएगा तो 0, यानी नेट चार्ज जो हमारे पास आया इस डाइपोल के सिस्टम के लिए वो हो जाएगा 0। बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे दोस्तों, तो आप जानते हैं डिस्टेंस इधर है, ओरिजिन से नीचे है 15 और आगे भी है 15, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल 12 जो हम लोग लेते थे डिस्टेंस, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा उसको D से अगर दिखाएं तो कितना होगा, 15 + 15, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। लेकिन इसको तो हमको बदलना होगा मीटर में, तो 30/100, यहाँ से आएगा 0.3 मीटर। अब हम लोग दोस्तों डाइपोल मोमेंट जो है यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण जो निकालते थे वो होता था P = Q × D या 2L। Q कितना है, तो कोई भी एक चार्ज ले लेते हैं, 2.5 × 10⁻⁷, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा 0.3। आप जब गुना करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7.5। ठीक है दोस्तों, 7.5। तो यहाँ पर जो हो जाएगा तो 2.5 × 7.5, तो 0.75, 2 दशमलव के बाद आएगा, × 10⁻⁷ न्यूटन चार्ज का कूलम × मीटर। तो यहाँ पर यही होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला गया था कि ये ऐसा कुछ सिस्टम है और आपसे बोला गया था कि इसका टोटल चार्ज बताइए, 0 होगा, टोटल डाइपोल मोमेंट बताइए। तो आप जानते हैं कि P = Q × 2L या P = Q × 2D से हम लोग निकालते हैं। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ। ओके, ठीक है दोस्तों, तो चलिए 10वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 10वां सवाल में क्या है तो वो देख लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 10 डिस्प्ले कर देते हैं, और अगर स्क्रीनशॉट लेने में लेट हो जाए तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको टाइम देता हूँ, हालांकि आप वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों 1.10 सवाल हम लोग देखते हैं। 1.10 सवाल में क्या है, यानी 1.10 सवाल नंबर डिस्प्ले हो रहा है। सवाल में आपसे बोला है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत ध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको द्विध्रुव का मान, द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र दे दिया और एंगल दे दिया। आपसे बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क पूछा है इस सवाल में। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, इस सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए 1.10 सवाल में आपको दिया है P का मान, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ कितना दोस्तों, तो 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर ये दे दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, और थीटा बराबर दे दिया है। थीटा बराबर कितना दे दिया दोस्तों, तो थीटा बराबर आपको दिया 30 डिग्री। तो आपसे पूछा है टॉर्क। टॉर्क हम लोगों ने देखा था, टॉर्क बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। ठीक है दोस्तों, तो P कितना है हमारे पास, 4 × 10⁻⁹ E कितना है दोस्तों, तो 5 × 10⁴, और sin 30 कितना होता है दोस्तों, तो sin 30 होता है 1/2।
1/2, तो 1/2 ये कट गया दोस्तों। 2 पंचे 10, 10 के पावर -9 और 10 के पावर 4। आप जानते हैं यहाँ 10 4 1 5 हो जाएगा पावर प्लस में, 10 के पावर 5 प्लस में, 10 के पावर 9 माइनस में। अब इसको सबको सेट करेंगे तो 10 के पावर -4। और देखिए टॉर्क यहाँ पर होता है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। तो टॉर्क का जो आंसर आ जाएगा हमारा दोस्तों यही हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल, फार्मूला बेस्ड सवाल आप बोल सकते हैं। इसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान इतना दे दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इतना दे दिया था, एंगल दे दिया था। टॉर्क का फार्मूला पढ़ाए थे आपको P क्रॉस E या P साइन थीटा, P क्रॉस E या P साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट सवाल मैं डिस्प्ले करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आपने सवाल को भी स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ। तो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये आपको सभी हम NCERT के पहले यूनिट के पहले चैप्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के सभी न्यूमेरिकल्स आपको हम बता रहे हैं। 11.11 में क्या कहा है, यानी कि आपको 1.11 सवाल जो 11वां सवाल है इसमें क्या कहा है दोस्तों। तो देखिएगा डिस्प्ले में आपसे बोल रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10 के पावर -7 कूलम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। तो पहला में बताइए कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलित कीजिए, और बोला गया किस पदार्थ से किस पदार्थ में। दूसरा पूछा गया क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो दोस्तों पहला सवाल में क्या कहा है, सवाल को समझिए आप लोग। सवाल डिस्प्ले हो रहा होगा। सवाल में कहा है कि सवाल में क्या कहा है तो देखिए गौर से आप लोग। ऊन से रगड़ने जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10 के पावर -7 कूलम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। तो पहले में बोला गया कि स्थानांतरित आवेश किससे किससे हुआ। जब ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा अगर ऋण आवेशित हुआ है, यानी कि आपका आवेश ऊन से पॉलीथीन में चला गया, ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन चला गया। तो कितना गया है, किससे गया है, तो देखिए इस सवाल में पूछा गया। तो चार्ज कितना हुआ है, तो चार्ज आपके पॉलीथीन पे आया। तो पॉलीथीन, ऊन से पॉलीथीन पर जो चार्ज गया है दोस्तों वो है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि आवेश किससे किस में गया। तो आप जानते हैं आवेश किससे किस में गया। इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पे नेगेटिव आया, यानी कि आवेश जो है ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया है, पॉलीथीन में। ठीक है दोस्तों, किसमें गया, पॉलीथीन में। तो ऊन से निकल के इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में गया है। अब कितना चार्ज आया पॉलीथीन में, तो इतना आ गया है, और ऋण आवेशित चार्ज है। तो आप जानते हैं फार्मूला Q = NE से हम लोग E का मान निकाल सकते हैं, कितना चार्ज किया। तो चार्ज हमें N का मान निकालना है एक्चुअली, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए। तो Q/E, और एक इलेक्ट्रॉन पर हम लोग जानते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो यहाँ से देखें तो 3 × 10 के पावर -7 बट्टे 1.6 × 10 के पावर -19, सबको एडजस्ट करेंगे तो 3 बट्टे यानी कि 30/16 गुने ऊपर जाएगा दोस्तों 10 के पावर -7 × 10 के पावर -19। और आप जानते हैं कि +19 हो जाएगा ऊपर जाके, तो 19 में से 7 गया तो 12, 10 के पावर 12, यानी इसको अगर भाग करेंगे 16 दूना 32, यानी कि आपका कट के उसके अंदर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ होगा 8 और यहाँ होगा 15। तो आप जानते हैं 8 × 8 ऐसे लगेगा 0.7 आया, 8 × 8 64 और 6 आया तो 8 × 7 56। इस तरीके से कुछ डाटा आएगा हमारा। तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया आपका। ठीक है, किस में से, ऊन में से पॉलीथीन में, क्योंकि पॉलीथीन पे आया नेगेटिव, यानी पॉलीथीन को मिला इलेक्ट्रॉन और खोया किसने, ऊन ने। और क्या हुआ था, रगड़े जाने पर। दूसरा क्वेश्चन इसमें, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल पूछा इसी में कि क्या
ऊन से पॉलीथीन में संहति का मतलब होता है मास का ट्रांसफ़र हो रहा है। पूछा जा रहा है दोस्तों इसमें कि क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है? जी बिल्कुल होता है। आप जानते हैं कि एक भी इलेक्ट्रॉन अगर ऊन से पॉलीथीन में गया है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, वो ऊन से पॉलीथीन में गया है। ठीक है, तो आते हैं तो इसमें बोलेंगे यस। अगर पूछ लिया जाए कितना गया मास, तो आप जानते हैं कि जो मास में जो चेंज होगा, यानी मास जो उनमें पॉलीथीन में जो द्रव्यमान गया उसको आप निकाल भी सकते हैं। पॉलीथीन में जो मास गया यानी कि द्रव्यमान गया, वो क्या होगा दोस्तों? n × me, यानी कि n कितने इलेक्ट्रॉन्स भागे थे तभी पता है हमें, इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो 1.87 × 10⁻12। लेकिन आपका मास कितना होता था? 9.1 × 10⁻31 kg, इस kg। यहाँ से अगर सब सॉल्व करेंगे तो 1.87 × 9.1, लेकिन यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारा 11 में से 2 गया 9, यानी कि 10⁻−19। और ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऑफ मास है, यानी कि बहुत नेग्लिजिबल मास ट्रांसफ़र होगा, लेकिन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया। अगला सवाल था 10.11। अब आते हैं दोस्तों उसके अगले सवाल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जब तक। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट सवाल में हम लोग देखते हैं कि क्या पूछ लिया है। न्यूमेरिकल्स की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप सभी न्यूमेरिकल्स को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर अब आएगा 12 नंबर सवाल। सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, देखेंगे। 2 विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोले ए और बी के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों को पर पृथक आवेश 6.5 × 10⁻7 कूलम है, तो इसमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों की त्रिज्याएं नगण्य है। ये पहला सवाल था, इसमें 2 सवाल है। फिर दूसरे सवाल में पूछा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को दुगनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर बल कितना लगेगा? ठीक है दोस्तों, तो एक बहुत अच्छा सवाल था। सवाल क्या है? बहुत ही आसान है, फार्मूला बेस्ड कह सकते हैं इस सवाल को भी। यानी 2 गोले हैं, प्रत्येक पर जो चार्ज है वो चार्ज है दोस्तों 6.5 × 10⁻7 कूलम, और यहाँ भी Q2 क्या है? 6.5 × 10⁻7 कूलम। दूरी की बात कर ली जाए तो दूरी है दोस्तों 50 सेंटीमीटर। यह था सवाल नंबर 1। और इसमें बोला जा रहा है कि गोले की त्रिज्या जो है दूरी के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है, यानी कि गोले की त्रिज्या को नहीं लेनी है। तो आपसे पूछा लिया था बल। तो बल आप जानते हैं K/Q1 Q2/r²। यहाँ से जानते हैं K का मान 9 × 10⁹ और ये दोनों चार्ज आपके क्या हो गए? तो प्रोडक्ट में है -7 × 10⁻, यहाँ भी क्या होगा 6.5 × 10⁻⁷। और अगर बात करें हम लोग नीचे तो 50/100, दूरी को मीटर में बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये 2 होगा और ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो 9 × यहाँ पर देखिए आप 10⁻9, और यहाँ ये जो ऊपर उलट के जाएगा 2 × 6.5 × 6.5 × 10⁻14। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ होगा 9 × तो यहाँ हो जाएगा 14 12 1 13, यहाँ होगा 6.5, और यहाँ दोस्तों 5 चला जाएगा तो 9 5 14। यहाँ से और इसको अगर सॉल्व करें तो इसको आप गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो 13 9 117 × 6.5 × 10⁻⁴ -5 न्यूटन। ये आ गया आपका फोर्स का मान। तो ये आपसे फोर्स पूछ लिया।
अब इसी सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट किया। ट्विस्ट क्या किया दोस्तों, दूरी को आधा किया और दोनों चार्ज को दुगना कर दिया। दूरी को आधा और दोनों चार्ज को अगर दुगना करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वही देखना चाहते हैं। ओरिजिनल का क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप देख लें सवाल नंबर बी। इसी सवाल में बी नंबर सवाल में क्या है कि इफ़ डिस्टेंस इज हाफ एंड बोथ चार्ज बिकम्स डबल देन, तो अब फोर्स क्या होगा दोस्तों, तो हम लोग जो कहा गया क्वेश्चन में वो कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों चार्ज को दुगुना किया गया है, यानी k इंटू 2q1 इंटू 2q2 और दूरी को आधा यानी कि r/2 कर दिया गया। तो आप जानते हैं k का मान है 9 × 10 की पावर 9, 2 इंटू 6.5 × 10 की पावर -7 और यहाँ भी होगा 2 × 6.5 × 10 की पावर -7। नीचे दूरी को आधा, इन जो 50 सेंटीमीटर था वो 25 हो गया, ये रहा 1/4 होगा ये दोस्तों। आप जानते हैं कि 9 गुने यहाँ भी 13 होगा और यहाँ भी 13 होगा। फिर से यहाँ पर 14 में से क्या जाएगा, 14 में से जाएगा 9, यानी कि 10 की पावर 9, यहाँ होगा 10 की पावर -14 और दोस्तों 1/4 का स्क्वायर करेगा तो आप 16 आएगा। तो देखिए 9 गुने 13 गुने 13 गुने 16 गुने 10 की पावर -5। यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो 13 169, 16 नमा 144 गुने 10 की पावर -5 न्यूटन। ये आ जाएगा आंसर दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपका कुछ नहीं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया। इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो मैं नेक्स्ट सवाल पे मूव करता हूँ। इस सवाल नंबर था आपका 1.2। था थोड़ा सा आप लोग रिफ़्रेश हो जाएं। तो आते हैं हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मूव करते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल देखा उसके आगे का न्यूमेरिकल देखते हैं। तो 12 न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं, 13वां न्यूमेरिकल जो ये आपका आने वाला है। तो फिर से मैंने जैसे ही बताया था कि आपको मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा भी और क्वेश्चन डिस्प्ले भी होगा। देखिए 13 नंबर सवाल में आपसे क्या कहा है, ज़रा सवाल देखें आप लोग। सवाल में आपसे बोला है दोस्तों कि यदि बोला गया है आपको, देखिएगा सवाल डिस्प्ले हो रहा होगा। मान लीजिए अभ्यास 11.12 में गोले ए तथा गोले बी साइज में समसम है, मतलब कि बराबर है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले पहले गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों गोलों से हटा लिया जाता है। ठीक है, तो अब ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल क्या हुआ। क्वेश्चन समझे दोस्तों, क्वेश्चन का डाटा कह रहा है 11.12 जो पिछला सवाल था उसी का डाटा लेने के लिए, लेकिन उसमें कह रहा है आपसे कि जो ए और बी दोनों स्फीयर है, दोनों आइडेंटिकल है, सेम है, समान है। तो उसी प्रकार का एक तीसरा गोला सी लाएंगे और सी गोले को एक बार पहले गोले ए से टच कराएंगे, फिर उसके बाद उसी सी गोले को बी से टच कराएंगे। तो टच कराने से कुछ तो होगा दोस्तों, आवेशित गोले को से अनावेशित गोले को टच कराइएगा तो कुछ तो होगा। तो क्या होगा, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद बोल रहा है कि फोर्स में क्या चेंज जाएगा, फोर्स में कैसे बदल जाएगा। तो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा था, क्वेश्चन आपने समझा। अब आते हैं, देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए, सवाल में थोड़ा सा चेंज है। तो ये है आपका 1.13 में क्या कहा है, तो ज़रा सा गौर से समझिएगा आप लोग दोस्तों। ये सवाल है 11.12 के ही डाटा को लेना, यानी कि मानिए आपके 3 गोले आपको इसमें कहा गया, गोला ए, गोला बी और गोला सी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये है गोला ए और इस पर इनिशियली चार्ज कितना था, तो Q और Q। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, बाद में गोला ला गया है सी। तो सी जो गोला लाया है उसको देखेंगे पहले। तो इसमें क्या क्या गिवन है 12 के हिसाब से जो डाटा, उस डाटा को देख लेते हैं हम लोग। तो गिवन दैट डाटा है दोस्तों, इसमें रेडियस था 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे आप तो ये होगा 0.5 मीटर। और दोनों गोले पर जो चार्ज था, यानी QA और QB जो गोला है शुरू में, उस पर जो चार्ज था 6.5
गुने 10 के पावर 6.5 गुने 10 के पावर -7 कूलम चार्ज था। ठीक है दोस्तों, अब आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन का डाटा है 12 के हिसाब से, लेकिन 13वां सवाल में आपसे बोला कि एक गोला C आया जो कि इसी के दोनों के बराबर। अब जानते हैं दोस्तों, C गोला लाया गया और C गोला पूर्णतः अनावेशित है। तो अनावेशित को जब आवेशित से टच कराइएगा, तो आपको मैंने सिखाया था कि जैसे ही एक अनावेशित गोले को आवेशित गोले से टच कराते हैं तो आवेशित से अनावेशित की ओर आवेश तब तक बहता है जब दोनों के आवेश बराबर न हो जाए। वैसे ही दोस्तों, जैसे ही आप एक C स्फीयर लाइएगा और C स्फीयर को जब टच कराइएगा आप किससे, तो C स्फीयर को टच कराएंगे हम लोग किससे, तो C स्फीयर को टच कराएंगे A से। तो अब देखिए, इसके पास भी जो चार्ज शुरू में Q है दोस्तों, अब इसका जो चार्ज हो जाएगा वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर मैं केस करके समझा देता हूँ। केस में क्या समझाता हूँ दोस्तों आपको, केस समझ लीजिए। केस फर्स्ट है कि जब आप क्या करें इस क्वेश्चन के हिसाब से, जब C को A से स्पर्श कराया गया, टच कराया गया, तो दोस्तों जब स्पर्श कराएंगे तो आप जानते हैं कि क्या हुआ है, स्पर्श कराएंगे तो आप जानते हैं कि जैसे ही स्पर्श होगा तो QA और QC दोनों कितना हो चुका है, तो आधा। आप जानते हैं ये अनावेशित था, ये आवेशित था, आवेशित से अनावेशित की ओर आधा का आधा चार्ज पास कर जाएगा। ठीक है, अब फिर से यहीं पे नहीं रुका, अब क्वेश्चन में थोड़ा और मूव किया गया। क्वेश्चन में केस 2 में जब क्या कहा गया कि अब इसी C को, ये है आपका केस फर्स्ट, इसी C में बोला गया कि अब इसी C को फिर किससे ले गया, अब B से टच करवा रहा है। बताइए, तो B से टच करवा रहा है। तो आप जानते हैं केस 2 में कि दोस्तों इसका चार्ज है, इसके पास है Q/2 और इसके पास चार्ज कितना है Q, तो एक के पास है Q/2 और दूसरे के पास है Q। तो यहाँ पे क्या होगा, शुरू में इसके पास चार्ज था 0, तो जब पुनः C को B से स्पर्श कराया गया, तो दोस्तों जब B से स्पर्श कराओगे आप तो क्या स्थिति थी दोनों की, पहले की देख लेते हैं। तो जानते हैं कि उसके बाद जो सिस्टम आएगा तो QB और QC के पास जो चार्ज हो जाएगा वो होगा आधा आधा। कितने का आधा आधा, तो दोनों का आधा, दोनों का पहले B का था Q और C को मिला था Q/2। तो यहाँ से जो जोड़ के लाएंगे हम लोग, तो आप जानते हैं ये हो जाएगा 3/2 और 3/2 के बाहर है 1/2, तो 3Q/2 और इसका टोटल चार्ज अब बचा ये। अब दोस्तों फोर्स में पूछ रहा है, जैसे कि अब जानना है चार्ज में परिवर्तन हो चुका है। चार्ज में परिवर्तन क्या हो चुका है, तो अब A का चार्ज, और लास्ट में आपको C स्फीयर को हटा लिया गया है। C इज़ रिमूव्ड नाउ। केस थर्ड क्या है, C रिमूव कर लिया गया। तो अब तो ये जो आपका चार्ज A था, QA और QB वही ना होगा। ठीक है, तो अब जो किस सिचुएशन बनेगा दोस्तों, तो अब हमारे पास जो सिचुएशन बन गया वो आप देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूँ 0.5 मीटर, तो चार्ज कितना है वो अभी हमने निकाल लिया, तो अब फोर्स का मान जो है बदल जाएगा। 0.5 मीटर आपका डिस्टेंस था। QA कितना रह गया दोस्तों, तो चार्ज इसका घट के हो गया Q/2 और इसका चार्ज जो B का घट के हुआ वो 3Q/4। अब दोस्तों नया फोर्स जो आएगा, न्यू फोर्स, तो न्यू फोर्स के बारे में बात करें तो न्यू फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो KQA QB/r²। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि आप जानते हैं K का मान होता है 9 × 10⁹ इंटू QA कितना है दोस्तों, QA है Q/2 और Q एक्चुअली ओरिजिनल Q कितना है मेरे पास, तो पहले हम एडजस्ट कर लेते हैं। QA है Q/2 और QB क्या है 3Q/4 और दूरी क्या है दोस्तों, तो r²। पहले एडजस्ट कर लेते हैं, तो एडजस्ट अगर कर लें तो देखें क्या आएगा। तो चलिए, जब एडजस्ट ही कर रहे हैं तो K का K ही लेके चलते हैं शुरू में भी।
तो यहाँ पर से जो बातें निकल के आएंगी तो आएगी के क्यू स्क्वायर, और यहाँ से दोस्तों ऊपर रहेगा 3 और नीचे होगा 8 आर स्क्वायर, यानी कि नया फोर्स 3/8 टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स हो जाएगा। ओल्ड फोर्स किस सवाल में? सवाल नंबर 12 में। तो दोस्तों ये सवाल अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अगर इसमें डाटा रखेंगे उसके बाद मेरा आंसर आएगा। तो ऐसा करते हैं कि 5 सेकंड का वक्त आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। मेरा फाइनल डाटा ये है, यहीं से आगे बढ़ रहे हैं। न्यू फोर्स कितना आया है वही सवाल में देखना था। सवाल एक अच्छा सवाल है, और आप लोग ये नहीं सोचे कि सर इतना लंबा लंबा सवाल बता रहे हैं। नहीं भाई, बड़े सवाल बना के ही आप छोटे छोटे सवालों को आसानी से बना सकते हैं। तो कहना ये है कि अगर बिग क्वेश्चंस आपके बनते हैं तो उसमें 5, 6, 10 तक छोटे छोटे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो फाइनली जो मेरा न्यू फोर्स था उसका डाटा आया था F = 3kq² डिवाइड बाई 8r²। अगर बात करें डाटा की तो 3 × 9 × 10⁻9 चार्ज का मान था 6.5 × 10⁻7 का स्क्वायर, चार्ज बराबर है दोनों, और 8 × दूरी का मान है दोस्तों 0.5 का स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है तो समझते हैं। यहाँ पे देखें आप, तो 3 × 27 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा 6.5 × 6.5, दो बार है, और आप जानते हैं 10 के पावर प्लस में 9 है, और यहाँ से होगा -14, 10 के पावर -14। यहाँ से क्या होगा दोस्तों? तो आप जानते हैं ये है 8, और इसको बोलते हैं 1/2। अगर देखा जाए तो 0.5 को 1/2 ही बोलते हैं, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ से कटेगा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स कटेगा दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ तो अब देखिए 27/2 यानी कि 13 दूना 26, तो 13.5 × 6.5 × 6.5 गुने, यहाँ से देखें दोस्तों कितना कम हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा? मैंने क्या किया, 4 दूना 8 और इससे इसको भाग कर दिया। यहाँ से क्या होगा? तो 9 × 5 = 14, 9 × 5 = 14, 10 के पावर -5। तो न्यू फोर्स जो आया, जो आपने चेंज लाया था, उसके बाद इतना न्यूटन आया। इसको और भी छोटा कैसे किया जा सकता है? तो आप सबको गुना कर लेंगे, गुना करके जो वैल्यू आएगा उसको लिख सकते हैं। तो ये था सवाल आपका दोस्तों, एक गुड क्वेश्चन था। पुराने क्वेश्चन में ही इसमें चेंज लाया गया। ठीक है, तो चलिए, आशा करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। तो 2 सेकंड का वक्त स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं नेक्स्ट सवाल के ओर मूव करूँगा। ओके, तो आपने सवाल का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। तो अगले सवाल में मूव करते हैं। डिस्प्ले कर रहा होगा आपका सवाल। ये सवाल एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है, एक फिगर है इसमें, और उसके बाद आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस सवाल को क्या करते हैं। सवाल क्या है? सवाल में कहा है आपसे कि चित्र 1.33 जो दिया हुआ मैं अभी आपको बनाऊंगा। चित्र 1.33 में किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कण के पथ चिन्ह यानी कि ट्रैक्स दिए गए हैं, दर्शाए गए। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, यानी तीनों आवेश के चिन्ह आपसे पूछ रहा है। इनमें से किस कण का आवेश संहति यानी कि चार्ज मास रेशियो अधिकतम है? ठीक है दोस्तों, तो आपको एक फिगर दिया गया है, साफ साफ क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में एक फिगर है, फिगर को सारा समझ लीजिए आप लोग। तो ये सवाल हुआ आपका 1.14। तो 1.14 सवाल में आपसे क्या दिया है तो ज़रा सा देखें आप। ये एक सवाल है, ये है प्लस चार्ज, यानी कि एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये है प्लस और ये है आपके माइनस चार्ज। ठीक है, अब आपसे क्या किया है, 3 पार्टिकल्स का ट्रैजेक्टरी दिया है। ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है दोस्तों कण की पथ या दिशाएं।
ये रहा पहला, ये इसी प्रकार से दूसरे चार्ज का दिया है दोस्तों। और ये रहा एक तीसरे चार्ज का दिया। तो ये जो है चार्ज पार्टिकल है, ये आपका फर्स्ट चार्ज है, ये आपका सेकंड चार्ज है और ये आपका थर्ड चार्ज। अब इसमें से क्या पूछा है ज़रा सा गौर करें, और आप लोग अगर जानते होंगे तो बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है। पहले तो पूछा है कि इस आवेशों के चिन्ह बताइए। सबसे आसान दोस्तों, मैंने देखा था, मैंने आपको कई बार बताया कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर वाइल सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। यहाँ पर आप गौर करिएगा, आप देखो ये है प्लस चार्ज और ये दोनों एक और दो कण दोनों ऊपर की ओर खींच रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है ये है प्लस और ये दोनों भी कैसा होगा, उसका विपरीत होगा। यानी कि दोनों के दोनों कण कैसे होंगे, ऋणावेशित, तभी तो ऊपर की ओर खींच रहे हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर बात करिए तीसरे कण की, तीसरे चार्ज पार्टिकल की, तो ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की ओर आकर्षित हो रहा है। यानी का मतलब ये हो गया कि ये धनावेशित जरूर होगा, ये धनावेशित यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों निगेटिवली चार्ज है। एक और बात क्वेश्चन पूछा आपसे, क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों कि किस कण का चार्ज मास रेशियो यानी चार्ज बट्टा द्रव्यमान, यानी कि उसका द्रव्यमान अधिक है, तो किस आवेश का द्रव्यमान आवेश द्रव्यमान अनुपात अधिक है। तो जाहिर सी बात है जिसका विचलन ज़्यादा होगा। देखिए आपका कण 3 का विचलन अधिक हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कि इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन अगर इसको बना दें हम, उसमें ही लिखा है, मैं ये भी बना देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन में क्या होगा कि पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2, तो क्या होगा, पार्टिकल 1 एंड 2 बोथ आर निगेटिवली चार्ज, बोथ आर निगेटिवली चार्ज, यानी कि दोनों के दोनों कैसे हैं, ऋणावेशित है, क्योंकि ये धनावेशित की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जबकि पार्टिकल 3 कैसे होंगे दोस्तों, तो पार्टिकल 3 होंगे पॉजिटिवली चार्ज। अब बात आती है कि चार्ज मास रेशियो किसका अधिक है। तो चूँकि क्या है, इसमें आप आंसर कर सकते हैं कि चूँकि कण, कौन सा कण दोस्तों, कण 3 का पथ विचलन अधिक हो रहा, पथ विचलन अधिक है, इसलिए Q/m, जिसको चार्ज मास रेशियो कहते हैं, अनुपात, इसलिए इसका क्या होगा, Q/m अनुपात अधिक होगा। इसका दोस्तों तो 3 का। तो ये रहा आंसर इस सवाल का। सवाल बहुत आसान था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था। जल्दी से दोस्तों उसका स्क्रीनशॉट ले ले, तो मैं नेक्स्ट सवाल पे मूव करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आप सवाल को समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले रखे होंगे। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल डिस्प्ले कराया जाता है। क्या है नेक्स्ट सवाल में, समझिए। नेक्स्ट सवाल आपका डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, जिसमें कि आपसे बोला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम पर विचार कीजिए। यानी कि एक विद्युत क्षेत्र दिया है जिसका मान दे दिया है। पहला सवाल इसे पूछा ए में, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स निकालिए। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरे सवाल जो इसी में बी नंबर सवाल है, उसमें बोला है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब अक्ष x अक्ष से 60 डिग्री का कोण
बनाता हूँ। तो दो खूबसूरत सवाल है। सवाल क्या है, एक समान फील्ड दिया हुआ है, एक वर्ग की बात हो रही है जिसका भुजा दिया हुआ है, और इसके बाद इसके कोण की बात हो रही है और फ्लक्स निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या क्या गिवन है और क्या करना है हमें। तो दोस्तों ये सवाल नंबर है आपका 1.15। तो 1.15 सवाल में गिवन क्या है दोस्तों, तो गिवन दैट कि आपको एक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है 3 × 10⁻³ वोल्ट, 3 × 10⁻³ आई कैप आप समझ रहे होंगे, एकांक सदिश। ठीक है, और एक वर्ग है, तो वर्ग की भुजा जो दे रखा है दोस्तों, अगर ए मान ले इस भुजा को, तो ये है 10 सेंटीमीटर। बात करें मीटर में तो 0.1 मीटर, 100 से भाग हो जाएगा। और बोला है कि इसका जो तल है YZ के समांतर है। इससे क्या मतलब होगा दोस्तों, YZ के समांतर है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर किसी का प्लेन पैरेलल है YZ में, तो उसका जो नॉर्मल होगा वो किधर होगा, X में। ठीक है, तो आप आते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन दिया हुआ दोस्तों, आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस। आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस। अगर मैं बात करें किसी वर्ग की बनाते हैं भुजा, तो आप समझ सकते हैं एक वर्ग अगर बनाऊं मैं, ठीक है, अगर ये एक वर्ग है तो इसकी 3 अक्ष होंगे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ 3 अक्ष की, चलिए यही बना देते हैं एक्स वाई, और ये रहा जेड। अगर कुछ भी बनाए तो प्लेन जो होता है उसका, प्लेन जो पैरेलल होता है वो उसके YZ प्लेन की बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि X प्लेन में ही इसका तीसरी भुजा आएगी। अगर इसको और ऐसे बनाता हूँ मैं, ये रहा X Y और Z। देखिए ये है X, ये है Y और ये है Z। तो आपसे बोला है कि YZ में इस वर्ग का क्या है, YZ के समांतर है। तो बताइए दोस्तों, अगर इस वर्ग का YZ के समांतर है तो इसका अभिलंब यानी कि एरिया वेक्टर किधर होगा दोस्तों, एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की ही ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, इधर ही है, क्योंकि आई कैप क्या बताता है, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, तो थीटा हो जाएगा 0। ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो आप जानते हैं फ्लक्स कितना होता है दोस्तों, फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई बराबर EA cos थीटा। अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड का मतलब उसके केवल मान से होता है। ये मान आएगा 3 × 10⁻³ एरिया। अगर किसी वर्ग की भुजा 0.1 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर। और cos 0 सबको पता है 1 होता है। cos 0 कितना होता है दोस्तों, 1। तो 3 × 10⁻³ यानी कि 1000 × 0.01 × 1। यहाँ से दोस्तों आप जानते हैं कि इसको 100 नीचे लाया जा सकता है, 2 0 से 2 0 यहाँ कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 30 फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पहले सवाल, यानी कि इसका जो सवाल नंबर A था, इस सवाल नंबर A की बात हो रही थी, जिसका आंसर इतना आया। क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इसका वेक्टर दिया है आई कैप यानी कि आई की दिशा में, और ये देखिए यही है इसका YZ तल। YZ तल अगर इसका प्लेन जो है YZ अगर समांतर है X के, तो एरिया वेक्टर किधर होगा, X में होगा दोस्तों। तो चलिए इस सवाल का भी एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसका B सवाल आपको मैं बताता हूँ, B सवाल में क्या बोला गया।
ओके फ्रेंड्स, तो यही सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। सवाल बी में क्या किया गया है ज़रा समझें। सवाल बी में आपसे बोल दिया गया है कि सवाल बी में बोला गया है, जो आपने देखा भी होगा डिस्प्ले में, कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब देखिए तल का अभिलंब जो है दोस्तों, यानी कि इसका जो एरिया वेक्टर है अब फील्ड के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि अब इसका एरिया वेक्टर जो है दोस्तों वो एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री से झुक गया है। और आप सीधा जानते हैं कि किसी का एरिया वेक्टर, यानी किसी भी एरिया वेक्टर अगर 30 कितने पर हो जाए, इसका एरिया वेक्टर जो ए है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं इधर ई है, तो अब इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया ए, इधर दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 30 डिग्री। तो दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल जो बी था इसमें बोल दिया कि इसका जो है एरिया वेक्टर कितना आ गया है 30 डिग्री कोण पर, किसके साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो आप जानते हैं फाई का फॉर्मूला क्या होगा, तो ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस 30, ई का मान कितना है तो 3 × 10 के पावर 3, एरिया कितना था दोस्तों तो 0.01, कॉस 30 कितना था 1/, एक मिनट दोस्तों, कॉस 30 नहीं 60 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है आपका, तो 60 बोला गया है तो 60 यूज करेंगे। हालांकि कॉस 60 होता है 1/2 और कॉस 30 होता है √3/2। तो आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। 3 × 1000 लिख सकते हैं इसको, यहाँ से दशमलव तोड़ेंगे दोस्तों तो 1/100 आएगा और गुने 1/2 होगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये कटेगा 5 × 10, तो 5 × 15, फिर से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पार्ट बी का, इसी के पार्ट बी का ये आंसर हुआ। तो दोस्तों इसमें क्या कहा था, तो इस सवाल में आपसे बोला था कि अब जो है उस वर्ग का जो तल है, यानी कि तल का जो अभिलंब है, अभिलंब यानी कि जो नॉर्मल एरिया वेक्टर आपको बताया था कि मेरी एरिया वेक्टर आपकी तरफ, आपकी मेरी तरफ, इस दीवार की उधर, उस दीवार की इधर, तो ये जो एरिया वेक्टर है अभी फील्ड के साथ कितना 60 डिग्री पर। तो सीधी सी बात है ई ए कॉस थीटा में 60 डिग्री ले लेना था। ठीक है, चलिए इसका झटक से लीजिए आप आंसर स्क्रीनशॉट। तो फिर मैं आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ओके फ्रेंड्स, तो आपने ले लिया होगा, तो आते हैं नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। तो क्या है नेक्स्ट सवाल में ज़रा देखिए। सवाल में फिर से वही डाटा यूज किया गया है जो डाटा 15 नंबर सवाल का था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वही यूज किया जा रहा है। तो 16 नंबर सवाल डिस्प्ले कर रहा होगा आपका। सवाल में क्या है मैं पढ़ देता हूँ। अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है दोस्तों, जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एकदम से देखना हमें कि अब एक ऐसा घन आया है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र तो है मेरे पास, एक समान विद्युत क्षेत्र है, और आपका क्या है कि फिर से एक बार सवाल पढ़ता हूँ। अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है दोस्तों, ज़रा सा गौर करिएगा आप लोग। जब फील्ड एक समान है, इस सवाल में क्या कहा है, फील्ड एक समान है और जो घन है आपका, घन का सभी फ्लक्स भी क्या है, घन के सभी फलक क्या हैं दोस्तों, घन के सभी फलक भी क्या हैं, समांतर। घन के सभी फलक क्या हैं, निर्देशांक के समांतर है। आप निर्देशांक का मतलब समझो कि भाई मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जब आपके सभी अक्ष क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, तो यहाँ पर हर जगह एंगल क्या बन जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये घन है, घन के ये सभी फलक हैं, 6 फलक होते हैं आप जानते हैं, 1 2 3 4 अंदर बाहर 5 और ये 6,
छेव के छेव फ्लक्स से जो एंगल बन रहा है, यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान फील्ड है, जो कि क्या बन रहा है, एंगल 90 डिग्री। और cos 90 क्या होता है दोस्तों, 0, यानी कि इसके समांतर हो जाने के कारण, यानी कि निर्देशांक के साथ क्या होंगे, सभी फलक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। सभी फलक समांतर होने का मतलब होता है दोस्तों, उसका एरिया वेक्टर क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसीलिए क्या कहेंगे हम लोग कि जब 90 होगा तो आप फ्लक्स क्या लोगे, बताओ आप ही। कोई भी फ्लक्स होगा तो फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। लेकिन cos 90 जैसे ही आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो था दोस्तों, कितना था, तो आप जानते हैं 3 × 10 के पावर 3 था। अगर एरिया की बात करें तो एक घन की भुजा कितनी दे रखी थी, 20 सेंटीमीटर। तो अगर मानते हैं फलक का क्या होगा, तो 0.2 मीटर भी इसको कह सकते हैं। तो 0.2 का अगर वर्ग के बाद बात करें और 6 से गुना कर दें स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा cos 90 ही 0 हो जाएगा। और इसी को 6 टाइम करना है। अगर मानते हैं ये फ्लक्स 1 से हुआ तो टोटल फ्लक्स क्या आता, लेकिन यहाँ पर टोटली फ्लक्स क्या हो गया दोस्तों, 0। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 × 0 भी करेंगे तो 0, यानी कि एंगल यहाँ पर 90 बन जाने के कारण कोई भी फ्लक्स आपके नहीं होंगे, क्योंकि इसमें निर्देशांक क्या कहा कि आपका निर्देशांक के साथ सभी फलक जो है समांतर है। तो जब फलक समांतर हो तो कोण कितने बन जाते हैं, एंगल 90 डिग्री, और इस कारण से कोई फ्लक्स नहीं होगा दोस्तों। तो इस सवाल को भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करेंगे हम। ओके फ्रेंड्स, तो समझा आपने, ये था सवाल नंबर आपका क्या था, ये सवाल नंबर था आपका 1.16। अब हम लोग मूव करते हैं 1.17 सवाल पर। तो 1.17 सवाल की बात अगर करें हम लोग, 1.17 सवाल की, तो सवाल पढ़ते हैं, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। कह रहा है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक माप ली गई, और यह माप संकेत देती है कि बॉक्स के अंदर से पृष्ठ से फ्लक्स कितना गुजर रहा है, 8.0 × 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो पूछ रहा है आपसे पहला केस में कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना आवेश है, और उसी ये पहला सवाल था। दूसरे पूछा है यदि बॉक्स के भीतर यानी कि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहुमुखी फ्लक्स शून्य है, तो आप क्या यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, तो ये सवाल 2 सवाल था इसमें। तो 1.1 में क्या दिया गया है कि एक काला बॉक्स है, तो काला बॉक्स है जिसमें एक सावधानी पूर्वक माप लिया गया, तो इसमें एक विद्युत फ्लक्स का मान मिला, और वो मान कितना मिला दोस्तों, तो वो मान मिला है 8.0 × 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो इतना इसमें फ्लक्स मिला है। अब इसमें सवाल 2 सवाल है, जिसमें पहले सवाल आपसे पूछा कि बताइए कि अगर बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है आपका, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र इतना दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर आवेश Q हो तो किसी भी गॉस के प्रमेय से, तो माना कि आवेश कितना है बराबर Q, तब आप जानते हैं गॉस प्रमेय से फ्लक्स कितना होगा दोस्तों, तो गॉस प्रमेय से फ्लक्स जो होगा फाई ई बराबर Q/ε0। और यहाँ पर यही Q हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ε0 गुने फाई ई। और ε0 का मान आप लोग कितनी बार सिखाए हैं, तो 8.854 गुने 10 के पावर -12, और कितना है दोस्तों फ्लक्स का मान, तो 8 × 10⁻³ डेसिमल के बाद 0 छोड़ सकते हैं। अब इसको गुना करने की बात हुई तो आप जानते हैं
इससे गुना करना है तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 पंचे 40, 3 43 के 3 हासिल 4, 8 8 64 4, 68 के 8 हासिल 6 और 8 8 64 और 6 70। ठीक है दोस्तों, तो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा। और यहाँ पर पावर की बात कर लें हम लोग, तो यहाँ पर है पावर 3 और यहाँ पे है पावर, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 10 के पावर -9। तो देखें ये चार्ज है, इसको लोग कैसे भी लिख सकते हैं, तो 10 के पावर -9 कूलम आएगा दोस्तों। तो चार्ज को हम लोग नैनो भी लिख सकते हैं, 70.832 नैनो कूलम। नैनो कूलम का मतलब आप समझते होंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों चार्ज क्या है, क्या कहा था कि एक काला बॉक्स है, बॉक्स काला है कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं, उस बॉक्स से फ्लक्स कितना पास किया है तो 8.0 गुने 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर पर कूलम। और यहाँ से आवेश आपसे पूछ लिया था, फाई का मान जान रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं, दोनों का मान रख दिए हम लोग को, वहाँ से क्या आ गया हम लोग को चार्ज का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, ये सवाल ए था, ये सवाल नंबर ए था। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सवाल बी में भी बताता हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, तो ये ए नंबर सवाल आपने लिख लिया। तो अब आते हैं बी सवाल आपसे क्या कह रहा। बी सवाल में क्या कहा है, ज़रा सा सवाल सुनिए। आपने वहीं पे डिस्प्ले मैंने करा दिया था, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ बी सवाल में क्या कहा था। तो बी सवाल में आपसे कहा था कि यदि बॉक्स के भीतर पृष्ठ से नेट बहुर्मुखी फ्लक्स शून्य हो तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों या क्यों नहीं। यानी कहा रहा है दोस्तों आपसे कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस बॉक्स से, नेट इलेक्ट्रिक आउटवर्ड फ्लक्स क्या है, 0 है, तो क्या आप कह सकते कि अंदर में कोई चार्ज नहीं है, या है तो क्यों, क्यों नहीं तो नहीं क्यों, दोनों बात बताना। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, हमने पढ़ा था गॉस के प्रमेय, उसमें मैंने पढ़ा था कि अगर किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर अगर कुछ आवेश है, कुछ आवेश का मतलब उसका नेट आवेश है, ऐसा नहीं कि आवेश जितना प्लस है उतना ही माइनस भी है, तो आवेश तो है लेकिन नेट चार्ज जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ऐसी कोई स्थिति होगी तो वहाँ पे फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि आपका चार्ज, नेट चार्ज कुछ है, अगर 10 कूलम, माइक्रो 5 कूलम, प्लस या माइनस कोई अकेले नेट चार्ज कुछ है तो, लेकिन अगर जितना प्लस है उतना माइनस है तो फिर कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, इस सवाल में जवाब आपका यही होगा कि अगर पृष्ठ के अंदर कोई फ्लक्स नहीं है तो उसके अंदर पक्का है कि नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस क्या हो रहा होगा, 0। नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज 0। नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज 0, यानी कि पृष्ठ के अंदर आवेश, नेट आवेश 0 होगा। हालांकि इसमें जोड़ सकते हैं वाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मे बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, बट नेट चार्ज क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। नेट चार्ज 0 होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड। तो प्लस और माइनस बराबर में होंगे, इस कारण से हुआ है। ठीक है, ओके, तो देखते सवाल।